गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ पाठ निबंध लेखन का। तो कल मैंने आपको बताया था कि निबंध हम कैसे लिखते हैं, और कल मैंने आपको बताया था मेरा प्यारा भारतवर्ष के बारे में अगर हमें निबंध लिखना है तो हम कैसे शुरुआत करेंगे और कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो दूसरा जो हम निबंध लिखेंगे वो मेरी जिम कारपेट पार्क की यात्रा से शुरुआत करेंगे। तो मेरे पिता वायुसेना में पायलट हैं। उन्होंने देश विदेश में कई जगहों पर आए दिन घूमना पड़ता है। मुझे भी उनके साथ कई जगहों पर जाने का अवसर मिला। उनके साथ मैं जितने भी स्थानों पर गया हूँ उनमें से मुझे सबसे अच्छा लगा जिम कारपेट पार्क। मेरी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। परीक्षा परिणाम निकलने में कुछ ही दिन बाकी थे। पिताजी ने सपरिवार हमें कारपेट पार्क ले जाने की योजना बनाई और यह योजना ही मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक थी। हमें अगले दिन ही निकलना था। मैं अपनी तैयारियों में जुट गया। मैंने अपने साथ दूरबीन, आईपॉड और कैमरा रख लिया। अगले दिन सुबह 5 बजे हम अपनी कार से जिम कारपेट पार्क के लिए रवाना हुए। रास्ते में गजरौला नामक जगह पर नाश्ते के लिए रुके। नाश्ता करके हम फिर से आगे चल पड़े और दोपहर तक वहाँ पहुँच गए। उस दिन हमने आराम किया क्योंकि अगले दिन सुबह 5 बजे हमें सफारी के लिए रवाना होना था। तय कार्यक्रम के अनुसार हमने ठीक 5 बजे बिजरानी प्रवेश द्वार से जिम कारपेट पार्क में प्रवेश किया और अंदर पहुँचते ही मेरी आंखें खुली रह गई। चारों ओर हरा भरा जंगल, पहाड़ी रास्ता, पशु पक्षियों की मनमोहक आवाज़ें सुन हम रोमांचित हो गए। हम सब हर कोने, हर झाड़ी के भीतर झांक झांक कर बाघ की एक झलक पाने को बेचैन थे। अचानक मेरी छोटी बहन की चीख निकल गई और उसने 50 मीटर आगे सड़क के बीचों बीच बैठे बाघ की ओर इशारा किया। हम सब उस विशाल खूबसूरत बाघ को देखते ही रह गए। एक क्षण के लिए तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें। फिर कैमरे से मैंने उनकी फ़ोटो निकाली। फिर वो बाघ उठा और धीरे धीरे उठकर झाड़ियों में ओझल हो गया। मैंने उसकी मस्तानी चाल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब बाघ गायब हो चुका था, पर उसकी जीवंत तस्वीरें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। ऐसा लगा जैसे कि हम सपना देख रहे थे। आज भी वह दृश्य याद करके एक रोमांच सा उत्पन्न होता है। तो ये था कैसे हम निबंध लिखते हैं। निबंध लिखने के लिए हमने कल बताया था छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, वाक्य प्रभावशाली होने चाहिए, और जब भी निबंध पूरा हो तो उसका एक सार निकलना चाहिए, उसका एक उद्देश्य आखिर में उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है एकता की शक्ति। एकता की शक्ति पे हमें निबंध लिखना है। पहले उसके बारे में हम जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे। तो एकता की शक्ति में हमें निबंध लिखना है। मैंने कल एक कहानी पढ़ी जिसमें बीमार किसान ने अपने 4 झगड़ालू पुत्रों को एकता का महत्व बताने के लिए एक लकड़ी का गट्ठर दिया और उन सबको उसे तोड़ने के लिए कहा। उसका एक भी पुत्र उसे तोड़ ना पाया। फिर उसने उस गट्ठर को खोलकर एक एक लकड़ी उनके हाथ में दे दी। अब उस एक एक लकड़ी को हर पुत्र ने आसानी से तोड़ दिया। पिता ने अपने पुत्रों को समझाया कि यदि वे मिलकर रहेंगे तो उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, परंतु यदि एक दूसरे से अलग हो गए तो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और इस कहानी को पढ़कर मुझे एकता का महत्व समझ में आया। जब 2 लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से तरह हो जाता है, और मिलकर रहने से हमेशा लाभ होता है। अकेला व्यक्ति ना तो समय से काम समाप्त कर सकता है और ना ही काम में उसका मन लगता है। काम करते हुए उकताहट होने लगती है। हमारा देश भारत शत्रुओं से घिरा है। ऐसे में इस कथन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सभी मिलकर शत्रुओं का सामना करने को तैयार रहते हैं। इस संगठन को देखकर शत्रु देश हमारी ओर आंख भी नहीं उठाते और इसी संगठन के बल पर हमने आज़ादी पाई थी। तो ये था एकता की शक्ति के बारे में निबंध हमें कैसे लिखना है। और फिर है समय का सदुपयोग, कैसे हम समय का सदुपयोग करते हैं।
कबीरदास जी के दोहे की इस पंक्ति को मैं कभी नहीं भूल सकती। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी, बहुर करोगे कब। तो ये आपका था कि समय किसी का नहीं होता है और समय कब निकल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो काम हमें कल करना है अगर हम उसको आज ही कर लें तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि पल भर में सब कुछ नष्ट हो सकता है और पल भर में कुछ भी हो सकता है, जिसका मुझे किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। इसलिए जो भी काम हमें कल करना है वो हमें आज कर लेना चाहिए और जो काम आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। और ये जो कबीरदास ने दोहा बताया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी, बहुर करोगे कब, इसको हम ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने जीवन में इस चीज़ को उतारें तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका था समय का सदुपयोग, इसका आप रिवीजन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है पुस्तकालय के क्या लाभ होते हैं। लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे ढेर सारी पुस्तकें होती हैं, तो उसके क्या लाभ होते हैं, यहाँ तक आप रिवीजन कर लेंगे।